साथियों, आज के इस मॉर्निंग ट्रेनिंग में हम सभी बहुत ही खास जानकारी लेने वाले हैं। हमें से काफ़ी लीडर्स हैं जो कनेक्ट हो चुके हैं। ये प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर लाइव तो कर दिया गया है और सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि एक बार स्क्रीन पे आ जाइए दोस्तों। ये इनकम है आज की। आज की मल्टी इनकम है सर। पक्का? यस सर। कितना है सर? 9,932 रुपये सर। 9,932 रुपये आज की सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग इनकम हो चुका है साथियों। इस महीने के 27 दिनों का इनकम ध्यान से देख लीजिए माय डियर फ्रेंड, उसके बाद ट्रेनिंग चलने जा रहा है। वाह, रिकॉर्ड ब्रेक गुरुदेव। 5,76,000 से प्लस। कमाल हो गया सर। 5 लाख हो गया सर, कमाल हो। केवल 27 दिनों का इनकम, ओनली 27 डेज। यस, ये क्या है माय डियर फ्रेंड? पावर ऑफ यूटेक बिजनेस। कमाल देखिए माय डियर फ्रेंड बिजनेस का। यह है विड्रॉल का ऑप्शन और यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों कितना इनकम है। 52,50,690 रुपए आपने टोटल विड्रॉल कर चुके हो आप अभी तक 18 महीनों में गुरुदेव। साथियों, ये जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 52,50,000, 52,50,000 से प्लस अमाउंट अभी तक का इस सिस्टम से इनकम वैलेट के अंदर क्रेडिट हो चुका है और ये 25,987 रुपया वो अमाउंट है जिसको विड्रॉल लगाया गया है। साथियों, अब आते हैं सीधा ट्रेनिंग की तरफ। ट्रेनिंग आज की इंपॉर्टेंट रहेगी। जो लोग स्क्रीन पे बने रहेंगे उन्हें ही समझ में आने वाला है, जो स्क्रीन पे नहीं रहेंगे उन्हें कतई समझ में आज की ट्रेनिंग समझ में आने वाला नहीं है। तो आ जाइए सर, फटाफट स्क्रीन के ऊपर आ जाइए। डिजिटल इंडिया का ये इनिशिएटिव किस प्रकार से वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनी को भी टक्कर दे रहा है। यूपीआई आखिर है क्या, किसने बनाया, क्यों बनाया, इसकी वजह से क्यों। साथियों, आज हम सभी लोग यूपीआई के बारे में जानने वाले हैं कि यूपीआई आखिर क्या है और किसने बनाया। और आज यूपीआई के मामले में इंडिया नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 है। किस चीज़ में नंबर 1 है आज के हम सभी लोग इस ट्रेनिंग में जानने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहना है, ध्यान पूर्वक एक एक बातों को समझना है और फिर आपसे लास्ट में सवाल किए जाएंगे जिसका आपको सटीक जवाब भी देना है। भारत का नाम हो रहा है यूपीआई। यूपीआई अमेरिका डर क्यों रहा है, वीजा मास्टर कार्ड की हालत क्यों खराब हो रही है, जानेंगे इस वीडियो में आम आदमी की आम भाषा। यूपीआई आखिर है क्या सर? यूपीआई एक तरह का पेमेंट मेथड है। आप बोलोगे सर फिर आरटीजीएस है, एनईएफटी है, आईएमपीएस है, ये सब थे तो सही, यूपीआई की जरूरत क्यों हुई? देखो सर, हर सिस्टम एक जरूरत के हिसाब से लाया गया। सबसे पहले आरबीआई सन 2000 में लाया कि जिस भी व्यक्ति को 2 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन करना है, उसको ट्रांसफर करना है इमीडिएटली, उसके लिए लेके आया आरटीजीएस। लेकिन फिर लोगों ने कहा सर 2 लाख से कम नीचे करना, उसका क्या करें? तो आरबीआई ने कहा इनका भी कुछ करना पड़ेगा, तो उनके लिए लेके आया एनईएफटी कि 2 लाख से कम का पेमेंट करना है तो कर दो। लेकिन अब 2 लाख से कम का पेमेंट कोई 10,000 कर रहा है, कोई 5,000 कर रहा है, तो भैया क्या करें? तो उन्होंने कहा एक काम करो, हम है ना इसको 30-30 मिनट के बैच में करेंगे। तो 2 लाख से नीचे का पेमेंट होगा लेकिन एक बार में निश्चय डायरेक्ट नहीं होगा, 30 मिनट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर जनता की मांग उठी कि सर 2 लाख से कम भी करना है, आधा घंटा वेट भी नहीं करना, जल्दी से करना है। तो यार आरबीआई बोली भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो आरबीआई ने 2008 में एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ करो। तो उन्होंने कहा यार मैं 2010 में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया आईएमपीएस। उन्होंने कहा जो मोबाइल में इनकी सिम है इसको बना लेंगे बेस, इसके बेसिस पे ये लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आईएमपीएस आने के बाद से आप अपने मोबाइल की मदद से तुरंत 2 लाख से नीचे का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और फटाफट कर सकते हैं। तो आप बोले सर जब सारी सुविधा हो गई तो फिर क्या जरूरत? सर इसमें लिमिटेशन थी। एक, आप मर्चेंट को पेमेंट नहीं कर सकते थे। इस तरह का पेमेंट तो
कर रहे हो, जैसे अभी करते हो 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, वो तो नहीं कर सकते थे, स्कैनिंग वाली सुविधा तो थी नहीं। दूसरा, ये सब करने से पहले बेनिफिशियरी भी ऐड करना पड़ता है, उसमें आधे 1 घंटे का टाइम लग जाता है। तो बोले ऐसे कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें बेनिफिशियरी की भी जरूरत नहीं हो और ये जो मर्चेंट है दुकान पे, किराने पे, कपड़े, जूते, इनका सबका पेमेंट करने की व्यवस्था हो जाए। तो यही जो NPCI बना था 2008 में, जिसने IMPS का, इसने IMPS का ही अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया, जिसको हम जानते हैं UPI के नाम से। इसको ब्रेन चाइल्ड माना जाता है कि इसको रघुराम राजन और दिलीप आस्पे करके, दोनों का ब्रेन चाइल्ड है, इन्होंने मिलकर लॉन्च किया था। इसमें अलग क्या है? इसमें अलग ये है कि इसमें IMPS का अपग्रेडेड वर्जन है, सारी चीजें वही है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या दिया, एक वर्चुअल ID बना दी, जिसको तुम्हारी UPI ID कहते हो। उस ID के माध्यम से तुम किसी भी व्यक्ति को तुरंत पेमेंट कर सकते हो, 24/7 कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगेगा, और मर्चेंट बैंकर किसी को 10 रुपए का, जब 5 रुपए का आराम से कर सकते हो। अब सर UPI कब लॉन्च हुआ? 2016 में, और 2022 में तो ताबड़तोड़ है। इंडिया डिजिटल पेमेंट के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया, महीने में 100 बिलियन से ज्यादा के ट्रांजैक्शन करने लग गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? UPI की वजह से। और UPI इतना पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि देखो, पहली बार 24/7 चलता था, फटाफट पेमेंट करता था, पैसे लग नहीं रहे थे। इसमें फीचर था इंटर ऑपरेटेबिलिटी। ये क्या होता है साहब? आपके पास अगर पेटीएम है तो आप पेटीएम वाले को ही पेमेंट कर सकते थे पहले। अब मान लो आप पेटीएम लेके घूम रहे हो, दुकानदार ने जीपे लगा रखा है, अब क्या करोगे? तो इसने कहा कि इंटरऑपरेबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भाई साहब चाहे पेटीएम लेके आओ, मेरे पास चाहे गूगल पे हो, तीसरे भाई से क्या फोन पे हो, आपस में आराम से ट्रांजेक्शन हो जाएगा और 1 भी रुपया नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरा देखा जाए तो इसकी किस्मत में ही फैलना था। इसके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो शायद प्लान नहीं थी, लेकिन इसको बेनिफिट बहुत फटाफट मिला। ये 2016 में लॉन्च हुआ। इसके थोड़ी देर बाद अगस्त 2016 में फोन पे ने इसको कहा कि मैं UPI कनेक्ट कर लेता हूं। सितंबर 2016 में जियो आ गया, जिसने सबके हाथ में इंटरनेट दे दिया, सबके पास इंटरनेट हो गया, इसमें और बूस्ट मिला। नवंबर 16 में सबसे बड़ा बूस्ट, डिमोनेटाइजेशन हो गया, नोटबंदी हो गई, तो भैया अब तो ऑप्शन ही एक रह गया, तो इससे और बूस्ट मिला। तो UPI को फैलाने के लिए गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्टिंग चीज क्या की, गवर्नमेंट ने कहा हमारे भरोसे करेंगे, पता नहीं कब फैलेगा नहीं फैलेगा, भाई साहब पूरी ब्यूरोक्रेसी है। इन्होंने प्राइवेट कंपनी को अलाउ कर दिया कि तुम आराम से UPI काम में लो, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले फोन पे को अलाउ किया। सितंबर 2017 में तेज आया। तेज नाम सुना है आपने, कभी ना कभी यूज भी लिया होगा, जिसका नाम बदल के अब जीपे हो गया, गूगल पे। उन्हें गूगल को कहा तुम काम में लो। अब गूगल इतनी बड़ी जायंट कंपनी, दुनिया भर के पैसे, दुनिया भर की मार्केटिंग, खूब दबा के खुल के प्रचार किया, इसलिए UPI फैल गया। नवंबर 17 में पेटीएम बोला मैं भी ले लूं, भाई तू भी ले ले। तो UPI ने क्या किया, सारी कंपनियों को कहा आराम से अलाउ है, काम में लो, काम में लो। तो जब एक पहले तो गवर्नमेंट प्रचार करती, अब ये सारी कंपनियां मिलकर प्रचार कर रही है, यूज करने में आसान है, फ्री और है, तो भाई साहब फैलना ही था। इसके फैलने की सीमाएं देखो कि UPI के डेली 22 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं, और पर मंथ जो इसकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू है 10 लाख करोड़ से ज्यादा की है। भाई बात ऐसी है, UPI तो फैल गया, फल गया, फूल गया, मजा आ गया उसको, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो कैसे फूले, हम आगे कैसे बढ़े? जैसे UPI फैला, हमारा पैसा कैसे फैले भाई साहब? तो भैया अब सुनो एकदम आपके काम की बात ऐसी कि नए नए लोगों को शौक चढ़ा है भैया इन्वेस्टमेंट करने का, शेयर मार्केट में घुसने का। कोई ट्रेडिंग करने के लिए घुस रहा है, कोई इन्वेस्ट के लिए घुस रहा है, और उनको लग रहा है शेयर मार्केट तो जादू है भैया, कुछ ऐसा करेंगे हो जाएगा, किस्मत चलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट भैया कोई जादू वादू नहीं है, पूरा खेल है नॉलेज का। लक्ष्मी चाहिए तो सरस्वती की पूजा करो। आप ये देखो कि भाई साहब आपको शेयर मार्केट को एनालिसिस करना आता है क्या? पर नहीं, नॉलेज नहीं है, पापा के कहने से, दीदी के कहने से, भैया के कहने से, दुनिया के कहने से इन्वेस्ट कर देंगे, टीवी देख के, अखबार पढ़ के। भैया जनरल एडवाइस क्यों लेते हो, एक्सपर्ट एडवाइस क्यों नहीं लेते? ऐसा कोई एक्सपर्ट एडवाइस जो बताए कि आपके रिस्क के हिसाब से आप क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या लेना है, क्या नहीं लेना। लेकिन ऐसा एडवाइजर कहाँ मिलेगा और कितने पैसे लेगा? भैया पैसे नहीं लेगा, फ्री में करेगा। और कोई ऐसा एडवाइजर नहीं, सीधा हिलाल ओसवाल जो 30 सालों से काम कर रहा है और 50 लाख के बारे में देखिए सर, साल सन 2017 में गूगल पे का नाम क्या था? तेज नाम। यस, तेज नाम था। अभी वर्ल्ड में, पूरे विश्व में भारत का जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो लगभग कितना सर ने बताया है, कितने लाख डेली? 22 लाख करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन, 22 लाख करोड़। अच्छा, शुरुआत में UPI आने से पहले क्या आया था सर? जो हमारे पास सुविधा था वहां से हम लोग, UPI तो आ चुका था, लेकिन हम लोग हर एक QR कोड पे पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। जैसे पेटीएम से हम लोग पेटीएम पे पेमेंट कर पाते थे, फोन पे से फोन पे में, गूगल पे से गूगल पे में। उसके बाद में एक सिस्टम आया UPI के अंदर ही, वहाँ से हम गूगल पे से भी किसी भी QR कोड पे पेमेंट कर सकते
यूटेक के पास में जैसे यूपीआई आ जाएगा तो ऐसे ही सेम तरीके से हम किसी भी क्यूआर कोड पे पेमेंट कर पाएंगे। अभी यूटेक के पास में यूपीआई है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। अभी नहीं है। तो जब भी अपने पास सुविधा आ जाएगा तब हम यूपीआई को प्रमोट करेंगे। गवर्नमेंट ने भी कई कंपनी को अथॉरिटी दिया कि भाई आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करवा सकते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। यूपीआई बढ़ने के कौन कौन से कारण हैं अभी सर ने इस वीडियो में बताया भी है। आप में से कोई बता सकता है क्या यूपीआई बढ़ने का कारण क्या रहा? पहला तो पहले एनएफटी, आरटीजीएस इस टाइप से और भी कुछ होता था जहाँ से तुरंत पैसे हम लोग लेन देन नहीं कर सकते थे, कुछ लिमिटेशन था। फिर धीरे धीरे क्या करते जो है यूपीआई आया, तो अब यहाँ से हम पेमेंट करेंगे तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं लग रहा है, जीरो ट्रांजैक्शन चार्ज लग रहा है, राइट। बढ़ने का कारण क्या था कि साल सन 2016 में जियो कंपनी जब आया तो उसने बिल्कुल 6-6 महीने, 7-7 महीने, 1-1 साल तक का जियो सिम ही फ्री दिया। आओ बेटा डाटा यूज करो, नेट यूज करो। तो लोगों ने दबा के सिम खरीदा और नोटबंदी भी आ गया। अब उस टाइम पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अचानक से ग्रोथ आया, बहुत तेज़ी के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ग्रोथ आया। अब बताइए सर, आज के डेट में अगर हमारे जेब में पैसे नहीं हैं, एक भी रुपया नहीं है, उसके बावजूद भी हम मार्केट में जाके सामान ले आते हैं, यस, और मिल भी जाता है। उसका मेन कारण क्या है? यूपीआई। हर आदमी क्यूआर कोड लगाए। अच्छा, ये यूपीआई आने से प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा कौन है? अमेरिका, क्योंकि वहाँ के कार्ड यूज में नहीं आ पा रहे हैं। जैसे वीज़ा, ये सब कई कार्ड हैं जो इसको मैनेज कौन करता है? अमेरिका ही करता है। तो अब क्या है, इंडिया ने यूपीआई, अभी ये यूपीआई आप देखना आने वाले दिन में कई कंपनियों में जाने वाला है, कई कंपनी में जाने वाला है। लोग वहाँ का यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा होगा और इंडिया के अंदर इनकम भी आ रहा होगा, वो भी दिन आएगा। अब साथियों एक चीज़ और हम लोग आज की जो है इस सेशन में जानकारी लेंगे, एजुकेशन सिस्टम। अपना एजुकेशन सिस्टम कैसा है और कैसा होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी जरूर लेना चाहेंगे। आप सभी लोग प्रॉपर स्क्रीन पे बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा माय डियर फ्रेंड। तुम्हें सॉल्यूशन है क्या? भारत के एजुकेशन सिस्टम में दो कमी है, ना एजुकेशन है ना सिस्टम है। सरकारी स्कूल की बात करें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ढंग के टीचर नहीं है, क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है। और प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें तो उनकी फीस और नखरे इतने ज्यादा है कि आम आदमी की औकात नहीं है। और जैसे तैसे ऐसे सिस्टम से कोई पढ़ भी ले तो भाई फिर नौकरी भी नहीं है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज से एजुकेशन सिस्टम कम, बिजनेस के अड्डे ज्यादा है जिनके लिए स्टूडेंट सिर्फ एक कस्टमर है। स्कूल कॉलेज वो जगह नहीं है जहाँ पे एक शिक्षा का मंदिर हो और जहाँ पे एक स्टूडेंट को स्किल और नॉलेज दी जाए। ये तो वो अड्डा है जहाँ पे कॉर्पोरेट के लिए क्लर्क और इस लेवल के व्यक्ति तैयार करके भेजे जाते हैं। जो कुछ भी आज हमारे युवा के साथ गलत है वो स्कूल कॉलेज के सिस्टम की देन है, और ये चीज मैं इस वीडियो में प्रूव करके रहूंगा। पहले के जो फोन होते थे गोल गोल घुमा के उसमें डायल करना होता था, आजकल का फोन इतना अपडेट हो गया है कि हम वीडियो कॉलिंग तक कर सकते हैं। आपका टीवी बदल गया, आपका फ्रिज बदल गया, आपका एक एक इक्विपमेंट बदल गया, पर आपका एजुकेशन सिस्टम वही 100 साल पुराना सड़ा हुआ सा सिस्टम है जो अब किसी काम का नहीं है। पेरेंट्स अपना पेट काट के अपने सपनों का गला घोट के हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बस एजुकेशन पे नहीं करते। एजुकेशन के लिए कोई गहने गिरवी रख रहा है, कोई जमीन बेच रहा है इस उम्मीद में कि मेरे बेटे की लाइफ सेट हो जाएगी, करियर बन जाएगा, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी नौकरी मिलती नहीं है। और मिल भी जाए तो ऐसी नौकरी कि पूरा मूल तो छोड़ो ब्याज भी नहीं चुक सकता। तो आखिर ऐसा क्या गलत है इस एजुकेशन सिस्टम में, और है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट, पेरेंट्स, स्कूल, कॉलेज या स्टूडेंट खुद? हम एक एक करके सबकी भूमिका चेक करेंगे और सिर्फ समस्याओं का रोना नहीं रोएंगे, हम सॉल्यूशन की भी बात करेंगे कि आखिर वास्तव में सॉल्यूशन है क्या। पास आज की डेट में गरीबी से बाहर आने का एक ही तरीका है, एजुकेशन। कि अगर मेरा बेटा पढ़ लिख गया, उसका करियर बन गया, लाइफ सेट हो गई, तो हम गरीबी रेखा से बाहर निकल जाएंगे, हम भी सेट हो जाएंगे। इस उम्मीद में बहुत पैसे खर्च करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत संघर्ष करता है, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम उसका करियर बनाने के बजाय बर्बाद कर देता है और लाइफ सेट नहीं होती। कई बार तो इसी फ्रस्ट्रेशन में वही स्टूडेंट अपनी लाइफ अंत कर लेता है। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? जब इतने कॉलेज और इतनी स्कूल और इतनी पढ़ाई है तो बंदे की नौकरी क्यों नहीं लग रही?
क्यों एसोचैम कह रहा है कि 93% लोग नौकरी के लायक ही नहीं है, अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है। कई सर्वे में 80 होता है, कई सर्वे में 90 होता है। इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों? इन सबके पीछे कारण है आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो आज के एजुकेशन सिस्टम के चक्कर में बंदे में वो क्वालिटी डेवलप हो ही नहीं पाती जो कि आज का बाजार डिमांड कर रहा है। इसी चक्कर में उसकी नौकरी नहीं लग रही। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसके एक बार इतिहास में चलते हैं तो आपको पता पड़ेगा ऐसा क्यों। तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिजाइन किया गया है ब्रिटिश इंडिया के टाइम का। लॉर्ड मैकॉले ने इस सिस्टम को डिजाइन किया था। जब सिस्टम को डिजाइन किया था तो उस समय इनको काम करवाना था बहुत सारा, पर क्लर्क की कमी थी, जूनियर लेवल के लोगों की कमी थी, सीनियर लेवल के लोगों की कमी नहीं थी, क्योंकि सीनियर लेवल पे तो राज करना है वो तो ब्रिटिश खुद ही करेंगे। तो टॉप लेवल तो ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व था, नीचे लेवल के लिए आदमी चाहिए था। तो बोले यार इंडिया में तो लोग है नहीं हमारे काम के, तो बोले कोई बात नहीं, एक एजुकेशन पॉलिसी लाओ और इनको हमारे जैसा बनाओ। अब एजुकेशन सिस्टम का मतलब होता है किसी भी स्टूडेंट में एक चरित्र का विकास करना, उसे एक बढ़िया समझदार सभ्य नागरिक बनाना। लेकिन अंग्रेज ऐसा क्या सोचेंगे कि भैया हमें अच्छा आदमी बनाना है, बोले हमें तो ऐसा आदमी बनाना जो हमारे काम का हो। तो बैठ के मैकॉले और उस जो टीम थी और उस समय के जो लोग थे कि भैया कैसे आदमी चाहिए बताओ। बोले सबसे पहले आदमी ऐसा चाहिए पंक्चुअल, टाइम से आए टाइम से जाए, हर काम टाइम से चले, ऐसा एम्प्लॉय चाहिए। बोले ठीक है डन। तो स्कूलों में आपके घंटी आई कि भैया सुबह घंटी है, टन 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 टन, घंटी से आना है, घंटी से ही पीरियड लगेंगे, घंटी से ही लंच होगा, घंटी से ही वापस जाना है, ताकि हर बंदा घंटी से काम करने का आदी हो जाए। और ये जो पर्पस था, ये जो फैक्ट्री आई, फैक्ट्रियों में भी यही सिस्टम था। तो यही व्यक्ति जाके फैक्ट्री में जब मजदूर बनेंगे तो ये घंटी से इनका परिचय पुराना रहेगा, ये कारण था। दूसरा, बोले बताओ कैसा आज बच्चा चाहिए। बोले ऐसा बच्चा चाहिए जो ऑर्डर फॉलो करे, जो उसे कह दिया जाए बस आंख बंद करके फॉलो करे, अपना दिमाग नहीं लगाए। जैसे फैक्ट्री में अगर आके काम करेगा तो वहां पे एक पॉलिसी है सरकार की बनाई हुई, उसको फॉलो करे। अगर कोई सरकारी ऑफिस में काम करे तो वहां भी एक पॉलिसी का ध्यान रखे। तो भैया इसको रट्टेदार व्यक्ति बना दो। फिक्स स्कूल में फिक्स सिलेबस कर दिया कि भाई ये सिलेबस है, यही पढ़ना है, इसके कुछ आगे नहीं, इसके पीछे नहीं, जो इसमें लिख दिया फाइनल। अगर भारतीय बच्चे से पूछो कि भैया भारत में कितनी ऋतुएं होती है, तो बोलेगा 4। अरे भैया 6 होती है, लेकिन वो 4 ही बोलता है। क्यों? क्योंकि किताब में 4 लिखी है। अंग्रेजों ब्रिटिश में 4 होती, ब्रिटेन में 4 होती है, उन्होंने 4 लिख दी। अब तुमको 4 रटना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। 6 लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। तो हमारे आदत हो गई है रटंत विद्या की, बस रटो, उल्टी करो, पास हो जाओ, और किसी से मतलब नहीं है। एक्चुअल ज्ञान चाहिए ही नहीं। कुल मिला के उन्होंने कहा कि ऐसे एम्प्लॉय आने चाहिए जो अपना दिमाग नहीं लगाए, जो हम बोले फॉलो कर दे। तो सिंपल वैसे ही एजुकेशन सिस्टम बना और ऐसे ही लोग आ रहे। तीसरा, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भाई साहब ऑर्डर फॉलो करे, और नहीं फॉलो करे तो भैया डंडा भी मार दूं तो कुछ कहे नहीं। क्योंकि ये जब व्यक्ति सरकारी नौकरी में आएगा, काम नहीं करेगा तो इसका अफसर इसको मार भी सकता है, अंग्रेज है भाई साहब। फैक्ट्री में काम करेगा तो सुपरवाइजर मारेगा। इसकी आदत कैसे डलाए? स्कूल में टीचर डाल दिया। बोले तेरा काम क्या है, जो सिलेबस का रट्टा है वो रट्टा लगवा, जो रट्टा नहीं लगाए ना मारो। हाथ की उंगली में पेंसिल फंसा के ऐसे दबा दो, लकड़ी से मारो, बाहर खड़ा करो, टेबल पे खड़ा करो, बेइज्जत कर दो। तो स्कूल बेसिकली टॉर्चर सेंटर ज्यादा हो गया था। फिर एक और चीज जो मेरे को स्कूल ने नहीं सिखाई, या लॉर्ड मैकॉले के सिस्टम में ऐसी थी कि भैया कल को ज्यादा इनमें लीडरशिप के गुण डेवलप मत कर देना। कल को ये लीडर बन गए, नेता बन गए, हमारे खिलाफ ये आंदोलन खड़ा कर देंगे। एक हमें स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं, एक दब्बू पर्सनैलिटी चाहिए। जो ओरिजिनल आइडिया लाए वो आदमी नहीं चाहिए, जो कॉपी करे वो वाला आदमी चाहिए। और इसीलिए इनके आपस में कोलैबोरेशन नहीं होना चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए। तो कंपटीशन का झगड़ा कि भैया 50 बच्चे हैं बट टॉप रैंक तो इसी की है, तो आदमी में आदत लगेगी जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था वो दूसरे की मदद नहीं करेगा, कहता इसकी मदद करूंगा तो मेरे बराबर आ जाएगा। आपने देखा ना बच्चे ऐसे छुपा छुपा के कॉपी करते हैं कि ये छुपा छुपा के कर लो। तो ये इंडिया में ये आ गया कि जिसके पास टैलेंट है भाई छुपा छुपा की तरह काम कर ले, बांट मत देना, कोलैबोरेट मत कर लेना, एक दूसरे तेरे साथी को बढ़ा मत देना। ये अंदर ही अंदर आपके अंदर चीजें डेवलप करा दी। तो अगर आप वर्ल्ड में कहीं भी देखोगे तो चाइना में अगर किसी ने कुछ अच्छी चीज डेवलप कर ली तो वो पूरा ग्रुप बनाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते, चलो सब आगे बढ़े। यूएस में होता है भैया, सिलिकॉन वैली में एक स्टार्टअप बन गया तो सब बाकी स्टार्टअप को हेल्प कर रहा है, एक इकोसिस्टम बना रहा है। यहाँ पे किसी ने कुछ अचीव कर लिया, चुपचाप लेना है, किसी को बताना नहीं है। तो बॉन्डिंग कभी हुई नहीं, ट्रस्ट कभी बना ही नहीं, लीडरशिप कभी आई नहीं,
ओरिजिनल आइडिया आए नहीं, सिर्फ कॉपी करना, रटना, गधे जैसे घिसना, ये हमको आ गया। तो अगर आपको लगता है कि राहुल जी इस तरह से तो बात को हमने कभी सोचा ही नहीं कि स्कूल हमारे साथ ये कर रहा है, कॉलेज हमारे साथ ये कर रहा है, हमारी जो पर्सनैलिटी इस तरह से शेप हो रही है, जिस तरह से हम बन रहे हैं, ये स्कूल कॉलेज के इस घटिया सिस्टम की वजह से बन रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है तो मुझे लाइक करके वीडियो के माध्यम से बताना और एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये मेरे ही मन की उपज है, मैं ही हवा में चीजें फेंक रहा हूं या वास्तव में ऐसा हुआ है। मुझे कमेंट बॉक्स में आपका साथ चाहिए। तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि इनकी नौकरियां क्यों नहीं लगती। अरे सर, मैं भी बिजनेसमैन हूं, मैं भी बिजनेस कोचिंग करता हूं, मेरे ऑफिस में भी इतने जनों का स्टाफ है। मैं क्या बोलूंगा, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना दिमाग लगाए, जो मेरे 4 आदमियों को मैनेज कर सके, जिसमें लीडरशिप स्किल हो, जिसमें मैनेजमेंट स्किल हो। बट अगर एजुकेशन सिस्टम से ऐसा बंदा आया जो 4 आदमियों से काम करा ही नहीं सकता, वो तो बस खुद का काम कर लेता है, वही बहुत है, और वो कहता है मुझे जितना बताओगे उतना करूंगा। आप सभी बिजनेसमैन जितने भी वीडियो को सुन रहे हैं, आपको अपने एम्प्लॉय सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सर जी मुंह से बताते हैं जब तो कर लेता है, बिना बोले अपने मन से कुछ करता ही नहीं है। सामने तो काम कर लेता है, पीठ पीछे तो करता ही नहीं है। ये अकेला तो काम कर सकता है, इसमें करवाने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो यही सारी चीजें तो एक बिजनेसमैन ढूंढ रहा है। जब इसमें व्यक्ति को मिलती नहीं है तो क्या करेगा? या तो हायरिंग नहीं करेगा, या हायरिंग करेगा तो जूनियर पौधे पे करेगा, कम सैलरी देगा, ज्यादा तुमको देगा नहीं, कभी तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी। तो तुम्हारा जो ऐसा चरित्र बना जिसकी वजह से ना नौकरी लग रही ना ग्रोथ हो रही, क्यों? क्योंकि स्कूल कॉलेज ने तुम्हें ऐसा बनाया। और इसी कारण से एज अ बिजनेस कोच मैं आपको यहां से कह रहा हूं, भारत में 90% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद का काम खुद करके राजी हैं। देखो, अमेरिका में बड़े बड़े बिजनेस निकले, चाइना में बड़े बड़े बिजनेस निकले, इंडिया में बड़े बड़े बिजनेस नहीं निकलते। हर गली मोहल्ले में चीजें हैं पर बड़ी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि बड़ा बनाने के लिए आपको एक बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, चीजों को फैलाना पड़ेगा। यहाँ पे तो आदमी नहीं मिलते, टीम कैसे बनाएगा? यहाँ पे तो ट्रस्ट ही नहीं कर सकता आदमी पे, टीम कैसे बनाएगा? यहाँ पे तुम 2 आदमियों को सिखाओगे तो तुम्हारा काम बाद में करेगा, कॉपी करके सामने दुकान पहले खोल लेगा, तो क्या करेगा आदमी? तो लो ट्रस्ट सोसाइटी है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, कोई जो सपोर्ट नहीं कर रहा, बस कॉपी कर रहा है। तो आदमी क्या सोचता है, मेरा काम बस मैं कर लूं वही बहुत है। तो अगर किसी ने किराने की दुकान खोली, कहता है एक ही दुकान बहुत है, चाहूं तो 4 दुकान कर लूं, पर आदमी चाहिए, वो आदमी मुझे मिलते नहीं है, और आदमी को ढूंढूंगा, सिखाऊंगा तो कंपटीशन में खुद दुकान खोल लेंगे। मेरा तो यही भला। इसीलिए भारत में बड़े बड़े बिजनेस पे भी नहीं निकले, छोटे छोटे बिजनेस बहुत सारे हैं, बड़ा बिजनेस नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आप भी व्यापारी हो और आपके अंदर भी ये चीज है कि यार आखिर क्या, तो मैं बताऊं सर, आपको आज तक किसी ने लीडरशिप नहीं सिखाई, आज तक किसी ने हायरिंग नहीं सिखाई, आज तक किसी ने मैनेजमेंट नहीं सिखाया, आज तक किसी ने बताया नहीं कि चीजों को स्केल कैसे किया जाता है, फ्री कैसे रहा जाता है। मैं एक मेरी तरफ से एक ऑनेस्ट प्रयास कर रहा हूँ। मैं बिजनेस कोच हूँ, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, सीईओ। हर संडे व्यापारी टू सीईओ करके एक वेबिनार करता हूँ, जिसमें व्यापारी को तक नहीं सिखाया गया, तो मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ इस संडे 10 से 2। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप रजिस्टर। बात करते हैं कि राहुल जी इस एजुकेशन सिस्टम में और क्या क्या समस्या है, किन किन लेवल पे, तो मैं बोलूंगा पहली समस्या, जैसे मैंने कहा ना, सिस्टम तो खराब है ही। एजुकेशन सिलेबस की बात करते हैं। इंडिया के सिलेबस में क्या है भाई साहब? भारत के स्कूल के सिलेबस में क्या है? a² + b² का होल स्क्वायर क्या होगा साहब? मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ किस किस ने अपनी जिंदगी में a² b² आगे जाके काम आया, किसको sin θ/cos θ काम आया, किसको पाइथागोरस थ्योरम आगे जाके काम आई है। भाई साहब, क्या कर रहे हो जीवन में? कम से कम ऐसी चीजें तो सिखा दो जो चीज हमको काम आती है। चेक कैसे भरें भाई साहब, खाता कैसे खुलाएं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पैसे कैसे कमाएं, इन्वेस्ट कहां करें, इन्वेस्ट कहां ना करें, पैसा कैसे बनाया जाता है, कर्ज से कैसे दूर रहे, ये सारी चीजें जो वास्तव में काम आएगी वो तो सिखा रहे नहीं हो, फालतू की बातें सिखा रहे हो। और सारी लड़ाइयों के नाम, 1600 में ये हुई, 1500 में ये हुई, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये यहाँ मरा। अरे भैया, गूगल से 1 मिनट में देख लेंगे। ऐसी चीजें क्यों रटवा रहे हो जो आउटडेटेड है? पढ़ाना है, छोटा सा ब्रीफ में दे दो, थोड़ा सा कि हाँ ठीक है हिस्ट्री हमको पता होनी चाहिए, थोड़ी सी ब्रीफ में साइड में दे दो यार, क्यों रट्टा करवा रहे हो? हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, प्रैक्टिकल नॉलेज दो जो काम आएगी। मुझे किताब में तुम सारी चीजें पढ़ाते हो, मैं रट्टा करके 100 नंबर ले आता हूँ, घर वालों की आंख का तारा होता हूँ, पर जब इंटरव्यू में टाई फिस हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यू में प्रैक्टिकल बात पूछेगा, वो तो मुझे आती नहीं। इंटरव्यू में मैं कह दूं, अरे भाई ऑफिस का काम मत कराओ, मेरे से तो पूछ लो तराइन का युद्ध कब हुआ था। अरे भाई, युद्ध का छोड़, तू काम कर पहले। सेकेंड चीज जो इंडियन में एजुकेशन में गड़बड़ है, टीचर्स की क्वालिटी की बात करूं मैं। गवर्नमेंट टीचर पे अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट में आपको पता भी आराम भरोसे मामला है। अखबार भरे पड़े हैं कि भैया गणित की परीक्षा में जिसके 0 से भी कम आए, माइनस में नंबर आए, उसको एक गणित का टीचर बना दिया। कई हमने स्टिंग देखे जहां पे टीचर्स प्रॉपर बोल ही नहीं पा रही, बट सरकार की पॉलिसी ऐसी है, कहीं पे कोई रिजर्वेशन की पॉलिसी है, कहीं पे कोई दूसरा कारण है, पता नहीं क्या कारण है, उनको टीचर बना दिया गया जो बिल्कुल कैपेबल नहीं है। वो कैसे शिक्षा को आगे लेके जाएंगे? अगर कुछ व्यक्ति हैं जो कैपेबल हैं, ऐसा 2-4
केस होंगे, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कैपेबल है कि हम कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। पोस्टिंग दे देते हैं शहर से इतने दूर कि भाई बंदे का जाने का मन नहीं करता, जाता है तो उसका दिन भर तो उसी में दम निकल जाता है। फिर वहां जाके देखेगा तो टाट पट्टी नहीं है, कहीं पे जगह नहीं है, कहीं पे छत नहीं है। भाई साहब बंदा पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे, पहले तुम्हारी घुघरी खिलाए, पहले मिड डे मील खिलाए, पहले दूध पिलाए या पहले पढ़ाए। उसके अलावा इन शिक्षकों को अगर कमी पड़ गई है, सरकार को जनसंख्या मिलने, शिक्षक को भेज दो। एक काम करो, पोलियो की दवा पिलाने शिक्षक को भेज दो, और ये आपको इलेक्शन करवाना है शिक्षक को भेज दो। शिक्षक पढ़ाता कम है, ये काम ज्यादा करता है। अब ये तो थे सरकारी स्कूल जहाँ पे सरकार भूल चुकी है क्या करना है, कैसे करना है। अब इसमें आते हैं प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में एक चीज ध्यान रखना, प्राइवेट स्कूल शिक्षा का मंदिर अब नहीं रहे, ये हो गए हैं बिजनेस हाउसेस। और बिजनेस हाउस का सिंपल सा मतलब है ज्यादा कमाई कम खर्चा। तो कमाई का सोर्स क्या है? फीस। तो फीस तो भैया बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। और कॉस्टिंग क्या है? टीचर्स की फीस, तो वो काटते रहो काटते रहो काटते रहो। तो जिस स्कूल में फीस 2-2 लाख रुपए की फीस स्टूडेंट से ली जा रही है, वहां पे टीचर को रख लिया 15,000 में, 20,000 में। अब यार 15,000 20,000 में तुम्हें बढ़िया टीचर थोड़ी मिलेगा। टीचर को अच्छे पैसे दोगे तो टीचर अपनी इच्छा से बनेगा। भारत में जिस तरह से टीचर की सैलरी है और जिस तरह से टीचर को रेस्पेक्ट इस समय दी जा रही है, कोई टीचर बनना नहीं चाहता, वो तो मजबूरी में बनता है। अब ये जो फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री मतलब बिजनेस हाउस, ये जो स्कूल कॉलेज के नाम पे जो स्कूल कॉलेज कहते हो, ये आजकल की डेट में बिजनेस के अड्डे है, फैक्ट्री। तो ये क्या कर रहे हैं भैया? प्रॉफिट कम से कम रखना है। अब ये कहते हैं देखो ऐसा है, फीस हमको दे दो, जूते हमसे ले लो, कपड़े हमसे ले लो, किताबें हमसे ले लो, हमारे एनुअल फंक्शन में आ जाओ, तुम हर तरह से हमें देते ही रहो। और रही बात पढ़ाई की, उसके लिए भैया तुम घर पे टीचर लगा लो। इकलौता स्कूल ऐसी जगह है जहां पे पेरेंट्स पैसा भी दे रहा है, बच्चे को भी भेज रहा है, बच्चे के साथ बैठ के खुद होमवर्क भी कर रहा है, और फिर भी बच्चा अगर पिछड़ी निकल जाए तो वही गाली खाता है कि भैया आपका बच्चा कमजोर है, आप ध्यान नहीं देते। अरे भाई हम ही ध्यान दे सकते तो स्कूल थोड़ी भेजते। तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में पैसे भी खर्चो, इज्जत भी खर्चो, मेहनत भी करो, और बच्चा फेल है तो तुम ही जिम्मेदार हो। अब मैं एक गलती और बताता हूँ पेरेंट्स की। आप बोलोगे सर जी अभी तो पेरेंट्स को आपने विक्टिम बताया, पेरेंट्स की गलती क्या है? पेरेंट्स की गलती क्या है? हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ सर, आप सारी चीजें देख रहे हो, आप बाजार में देख रहे हो क्या हालत हो रही है, सारे दुख भोग भी रहे हो, आंख बंद करके बैठे हो। क्यों भाई साहब? जब आपने देख लिया भैया अपने आसपास की लोग महंगे महंगे स्कूल में चले गए, महंगे महंगे कॉलेजों में भी चले गए, फिर भी नौकरी नहीं लग रही, दर बदर भटक रहे, फिर भी तुम इसी पैटर्न पे चले हुए आंख बंद करके। जो सपना मैं नहीं कर पाया मैं मेरे बेटे से करूंगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता था पर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, इसको बेटे को बनाऊंगा। अरे भैया ये कौन सी लड़ाई है यार? शर्मा जी का बेटा बन गया डॉक्टर तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बनना चाहिए। वर्मा जी की बेटी आईएएस की तैयारी करी तो बेटा तू भी कर ले। पहले क्या होते थे, लोग आपस में मुर्गे लड़ाते थे और मजे लेते थे। अब मुर्गे तो है नहीं, आपस में बच्चे लड़ा रहे हो कि मेरा बच्चा तेरे बच्चे से बढ़िया कैसे। खुद कंपटीशन में नहीं कर पाए, अब अपने बेटों का कंपटीशन करा रहे हो। ये कौन सी आदत है भाई? एक सवाल पूछते हैं, सर बताओ आजकल क्या चल रहा है, हमने बच्चे को वही करा दें। अरे भैया कोई फैशन है क्या कि आजकल फटी जीन्स पहन लिए तो वो पहन लेते हैं? आजकल कपड़े में क्या चल रहा है, आजकल टीवी में क्या चल रहा है? अरे भैया करियर है बच्चे का। आजकल डॉक्टर का सही चल रहा है, डॉक्टर करा दे। आजकल इंजीनियरिंग की बड़ी बातें चली, करा दे। मतलब भेड़ चाल में चल रहे हो। अगर एमबीए अच्छा चल रहा है तो सब एमबीए कराएंगे, और फिर एमबीए की इतनी बड़ी इकट्ठी कर लेंगे, फिर 15-15, 20-20 हजार में एमबीए ढोलेंगे। भाई साहब कोई ऐसा करियर ढूंढो जिसमें आपके बच्चे का इंटरेस्ट हो, कंपटीशन कम हो, और वो अलग से अपनी दुनिया बनाए। पर नहीं, अगर बच्चा कुछ अलग से लेके आ जाए कि पापा मैं फोटोग्राफी करूंगा, मैं ग्राफिक डिजाइनर बनूंगा, मेरी ये इच्छा है, मेरे सपने। अरे बोले साइड हट, तू तो डॉक्टर बनेगा, तू तो इंजीनियर बनेगा। ले देख के जो 4 प्रोफेशन जिसके पीछे तुम कूद गए थे ना कि सबको डॉक्टर बनाएंगे, सबको इंजीनियर, सबको एमबीए, सबको सीए, सबको सरकारी नौकरी, ये सारे प्रोफेशन की लंका लग गई है क्योंकि इतना कंपटीशन है। डॉक्टर के लिए व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, पर उसकी जो नौकरी लग रही है 50-60 हजार रुपए की, उस जितना पैसा डॉक्टर बनने में खर्च किया, जितना समय खर्च किया, उतने पैसे के तो ब्याज भी नहीं मिल रहा सैलरियों में तुमको। तो भाई साहब इस चक्कर में मत पड़ो कि मेरा भाई का लड़का ये बना, ताऊ का लड़का ये बना, पड़ोसी का लड़का बना तो मैं भी इसको बनाऊंगा। उस बच्चे को अपने हाल पे छोड़ दो, उसको कहो कि बेटा तेरी जो इच्छा है, तेरा जो मन है, जो तुझे पसंद आता है, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ जा, उस जगह पैसे खर्च करेंगे। बच्चा कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप करूंगा 10 लाख रुपए दो, नहीं देंगे। पढ़ने जाएगा 20 लाख लगा दोगे, 20 लाख का हाल जीरो हो जाएगा। वो 10 लाख रुपए से बिजनेस करता, कुछ तो कर लेता यार, अपने मन का तो कुछ करता। वो फेल हो रहा है आपके चूज किए हुए प्रोफेशन। तो साथियों आज आपने बहुत ही शानदार जानकारी ले लिया है, एक एक करके पूरा एक्सप्लेन किया गया, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का। आजकल के स्कूल बिजनेस के अड्डे बन चुके हैं, माँ बाप के ऊपर भी एक्सप्लेन बढ़िया तरीके से किया गया है।
साथियों, ऐसी ही ट्रेनिंग आज से लगभग मुझे 6 से 7 साल पहले मिला था। मैं उस टाइम पे था बीएससी फर्स्ट ईयर में, और ये बात मैंने इससे पहले कभी जूम मीटिंग में बताया नहीं है। बीएससी में था, बीएससी मैथमेटिक्स, A+B का होल स्क्वायर, रटंत विद्या बढ़िया आती थी, टॉपर रहा करता था, मैथमेटिक्स काफ़ी स्ट्रांग। बीएससी हम करने बलरामपुर एमएल के पीजी कॉलेज यहाँ से आए। 1 साल हमने बीएससी किया और दूसरे साल हमें डायरेक्ट सेलिंग में जाने का मौका मिला। डायरेक्ट सेलिंग में जब मैं गया तो वहाँ यही ट्रेनिंग वहाँ पे मिल गया। उससे पहले मुझे किसी ने ये बताया नहीं कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए, कामयाब होने के लिए ज़रूरी A²+B² नहीं है। ज़रूरी ये है ज़िंदगी का तजुर्बा कितना है आपके पास में इनकम आने के रास्ते के बारे में नॉलेज कितना है। फिर मुझे लगा कि एक ही रास्ता ऐसा है जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, एक ही रास्ता ऐसा है जहाँ पे लोग एक दूसरे का टांग नहीं खींच रहे हैं, और वो है डायरेक्ट सेलिंग। अगर हम कोई भी बड़ा बाहर में कोई भी बिजनेस करेंगे तो एक दूसरा पैर खींचने के लिए तैयार है, एक दूसरा आपका हाथ पैर नोचने के लिए तैयार है, पीछे गिराने के लिए तैयार है। कंपटीशन पे कंपटीशन है। पढ़ाई करेंगे तो जॉब में जाएंगे, जॉब में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में वो नहीं पूछा जाएगा जो हमने पढ़ा है, इंटरव्यू में वो नहीं पूछा जाएगा कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना होता है। इंटरव्यू में तो प्रैक्टिकल पूछा जाएगा जो भी इस वीडियो में बताया गया। तो फिर मुझे ये समझ में आ गया कि जॉब में अगर मैं चला भी गया, इंटरव्यू में पास भी हो गया, तो जो मैं सालों पढ़ाई किया हूँ, सालों पैसा बर्बाद किया हूँ, उतना मैं कमा भी पाऊंगा। तो पता चला कि जितना माँ बाप ने कर्जे लेके मुझे पढ़ाया उतना भी पैसा मैं चुका नहीं पाऊंगा। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि जॉब नहीं करना है, नौकरी नहीं करना है, जॉब नहीं करना है, बाकी सब कर लेंगे। ये बात मैं बता रहा हूँ आज से 7 साल पहले की, ध्यान से सुनना साथियों। मैं कभी अपनी ट्रेनिंग में, मीटिंग में ये सब बातें रखा नहीं हूँ, पर आज याद आ रहा है, रख भी रहा हूँ और आपको सुनना भी है। तो जॉब में नहीं जाना है, बाकी सब करना है। अब बाकी सब ऐसा वो काम करना है जिस काम से लोगों का भला भी हो, जिस काम से हम लोगों की मदद भी कर रहे हो, किसी का नुकसान भी ना हो। हमारे जो माइंडसेट है वो पूरा विचार क्लियर होना चाहिए कि मैं लोगों की मदद भी कर पा रहा हूँ और लोग एक दूसरे की भी हेल्पिंग नेचर से आगे भी बढ़े। तो जो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो एजुकेशन सिस्टम, उसको डायरेक्ट सेलिंग में बिल्कुल अलग कर दिया गया। डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन सिस्टम आप देखिए, यहाँ एक दूसरे का लोग मदद कर रहा है, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहा है, किसी को किसी से नफरत नहीं, कोई आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है। यस, एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं, खींचातानी नहीं हो रहा है। दूसरा, यहां एजुकेशन हम वो सीख रहे हैं जहां से हम पैसे बनाएं कैसे, लोगों से हम बात कैसे करें, अपने चरित्र स्किल कैसे करें, अपनी पब्लिक स्पीकिंग जो जरूरत है आज के टाइम पे वो कैसे बढ़ाएं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे हम प्रमोट करें, कैसे हम सोशल मीडिया सीख करके सोशल मीडिया से अर्निंग करें। तो यहां तरीका वो सीख रहे हैं हम लोग जो हमारी दैनिक जीवन में यूज आना ही है। आज के टाइम पे माय डियर फ्रेंड, मोबाइल चलाना कोई नहीं सिखाता, पर हम इस जूम मीटिंग के माध्यम से मोबाइल चलाना तक सीखते, ऐप का यूज कैसे करें ये सीखते, प्रमोट कैसे करें, अर्निंग कैसे आएगी ये सीखते, व्हाट्सएप का यूज क्या है, फेसबुक का यूज क्या है, सर मैं इसी जूम मीटिंग में सीखा हूं। ये कोई ईगो की बात नहीं है माय डियर फ्रेंड। क्या करूंगा उस मार्कशीट को लेकर के, ऑलरेडी बहुत सारा लोग उस मार्कशीट को लेकर के आया, घर पे रखा हुआ है, भैंस चरा रहा है, गाय चरा रहा है, बरसीन काट रहा है, चारा लेके आ रहा है, 5-6 हज़ार रुपये पर मंथ पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, वो BSc MSc करके। वही करने के लिए माय डियर फ्रेंड फिर वो डिग्री मैंने वहीं पे रख दिया और मैं एज ए फुल टाइम, एज ए कैरियर इस बिजनेस को चुना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और साथियों, पिछले 19 महीना लगभग हो चुका है यूटेक बिजनेस के अंदर। सफलता आपके सामने, डायरेक्ट सेलिंग की फ्यूचर आपके सामने, इनकम आपके सामने। एक ऐसा रास्ता माय डियर फ्रेंड जहां पे आज
आज अगर ये देवेश शुक्ला मर भी जाए ना, इस दुनिया में नहीं भी रहा माय डियर फ्रेंड, तो भी 6 लाख से भी ज़्यादा इनकम एवरी मंथ घर पे आना ही है। कितने लोगों को पता है कि ये इनकम आती रहेगी सर? क्योंकि माय डियर फ्रेंड आज 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों का एक विशाल टीम, यस हम इस दुनिया से चले जाएंगे लेकिन वो 2.5 लाख लोग तो काम करते रहेगा ना सर। साथियों, प्लेटफॉर्म ऐसा चुनिए जहां पे आप के साथ में आने वाली पीढ़ियां भी आपकी वजह से प्राउड फील कर पाए। तो साथियों, आज की ट्रेनिंग से आपने क्या क्या सीखा है, मैं कुछ लीडर्स का यहाँ फीडबैक लेना चाहूँगा। कितने लीडर्स हैं जो फीडबैक देना चाहते हैं? हैंड राइज करना एक बार। वीडियो को देखकर मेरा तो पूरा माइंड ही हिल गया कि हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम कितना हमारे लिए बेटर है और कितना हमारे लिए बैड है। तो बस सर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जो एजुकेशन हमारे लिए गलत है, जो चीज हमारी लाइफ में कभी काम ही नहीं आने वाली, हमें उस चीज के ऊपर फोकस ही नहीं करना चाहिए जो हमारे काम में आने वाली है, और जिस काम को करने से 4 लोगों की हम मदद कर सकें उसी काम को करना चाहिए सर। तो थैंक यू सो मच सर, बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सम्माननीय सर। हमारे जी सर, आज का वीडियो देख करके बहुत ही मजा आ गया सर, बहुत बहुत एकदम जबरदस्त। अंदर से इतना फीलिंग आ रहा है सर कि अब क्या कहा जाए। ये सब जो है सुन करके बहुत लोगों को बकवास लगेगा कि ये सब फालतू का है, ये है वो है। तो दुनिया भर का आदमी माइंड मतलब निगेटिव सोचेगा, लेकिन इसको अगर अच्छा से सोचा जाए, ध्यान से सुना जाए, समझा जाए तो इसमें बहुत कुछ मिलेगा सर। बस कहना चाहूंगा सर जी कि आप लोग जो है निगेटिव बातों को हटा दीजिए, अपने माइंड में पॉजिटिव ही रखिए, दूसरे का हेल्प करिए, दूसरों की सहायता करिए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप तैयार करिए जिससे जो है आपको देख करके लोग जो है निगेटिव नहीं हो बल्कि पॉजिटिव हो जाए और आपको देख करके लोग आगे बढ़ना शुरू कर दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देवेश शुक्ला सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने बड़े मंच में हमें बोलने का मौका दिया सर। और साथ ही शुक्रिया अदा करता हूं इन सभी हमारे लिसनर्स का जो इस सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम का हाउसफुल किए रहते हैं। यही है सर, यही जुनून रखना है। और बहुत अच्छा लग रहा है सर आज का जो सेशन चलाए, ऐसा ऐसा वीकली में एक सेशन होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी माइंड जो है ना सेट होता है, इससे हमारे संकल्प शक्ति बढ़ती है, और जिस आदमी का संकल्प शक्ति बढ़ गया वो कुछ कर गुजरेगा, वही कुछ करता है। बाकी देखने से कॉपी करने से कुछ नहीं होता है, उसके अंदर का जुनून जागना चाहिए, उसके अंदर की जो अपनी जो घर में प्रॉब्लम है उसका उसको याद आना चाहिए कि यस मैं यही काम से पूरा कर पाऊंगा, और तभी वो हो पाएगा। क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि एक गरीब आदमी करोड़पति बन जाए या बड़े स्तर का कोई एंटरप्रेन्योर बन सके। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, बाकी बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग सर, जो आप इस जूम वेबिनार में हमें कुछ लाइक समझे, कुछ शब्द बोलने का मौका दिए, गुरुदेव थैंक यू। मुझे आज इतना अच्छा सीखने को जीवन में कभी भी नहीं मिला था सर। मैंने अपने लाइफ में ऐसा कभी देखा नहीं था जो आज मुझे इस जूम मीटिंग में आपने दिए। मैं क्या कहूँ सर, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन जिस चीज को मैंने हासिल करना चाहा है उस चीज को हासिल किया हूँ। तो इसके लिए सबसे बड़ा है कि अपने दिल से कड़ी मेहनत करना होगा। आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच आदरणीय सर। सबसे पहले तो सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। और साथियों, आज जो मुझे भी देवेश सर ने, गुरुदेव ने अवसर दिया है कि इस जूम वेबिनार में अपने भी विचार रखूं, मैं साथियों ये कहूंगा कि देखिए, माइंड सेट माहौल से बनता है, माइंड सेट माहौल से बनता है, और माहौल क्रिएट किया जा रहा है जो विनिंग टीम के, ऑफिशियल विनिंग टीम की जूम मीटिंगों के द्वारा। तो यू टैग को समझने का और इस पर काम करने का जो ब्रह्मास्त्र है वो इन मीटिंगों में हमें मिल रहा है। तो साथियों, लगातार मीटिंगों में आइए और यहाँ से जो गेन करेंगे, आज हमने गेन किया कि हमारी क्या कमजोरियां हैं, और हम अपने माइंड को वहां तक एक सर्विस पर्सन तक रख पा रहे थे। तो इन्हें तोड़ करके और जो है हम जीवन में वो कर सकेंगे जिनकी हमने सोच भी नहीं रखी थी। तो साथियों,
सोच को बदलो, सितारे बदलेंगे, नजर को बदलो, नजारे बदलेंगे। थैंक यू। ओवर टू देवेश सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सम्माननीय सर जी। साथियों, ये थे कुछ फीडबैक, कुछ लीडर्स को हम लोगों ने सुना भी, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लोगों ने देख लिया है, रखा गया है, प्लानिंग रखा गया है, जिस प्लानिंग में हम सब गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड शामिल होंगे। और जो भी सिल्वर साथी हैं और आप भी चाहते हैं गोल्ड की लीडर मीटिंग में आना, तो सिल्वर से जल्दी सर गोल्ड रैंक ले लीजिए। एक और जानकारी, जितने भी सिल्वर लीडर्स हैं वो भी हैंड राइज करिए सर। सभी सिल्वर डायरेक्टर्स लीडर्स के लिए गुड न्यूज यह है कि कल दोपहर दिन में 11 बजे, कितने बजे सर? 11 बजे क्या रखा जाएगा? सिल्वर मीटिंग। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड डायमंड लीडर मीटिंग, जिसमें केवल सिल्वर एंड एबव लीडर होंगे। कभी ब्रॉन्ज और सिल्वर और गोल्ड ये सब मीटिंग रखा जाएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन इसी ट्रेनिंग के माध्यम से दे दिया जाएगा। आज और कल की प्लानिंग यहाँ मिल चुका है, सभी गोल्ड लीडर्स रेडी रहेंगे। अब साथियों देखिए, समय ऑलरेडी हो ही चुका है। आज के मीटिंग को हम यहीं पे समापन करेंगे और शाम 7 बजे जो बिजनेस प्लान मीटिंग चलता है, उसके लिए माय डियर फ्रेंड हम सभी को रेडी रहना है, प्रॉपर टाइम से रेडी रहना है, ठीक है? और समय से पहले अपने टीम के नए साथियों को लेकर के आना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, चूँकि अभी